So, hello everyone. My name is Prashant, and I am here to tell you about some important concepts about the environment and ecology, which is so interesting and so important for your study perspective or your daily life, or you can say your lifestyle के पर्सपेक्टिव से भी ये सब्जेक्ट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। आई होप कि आप सब इस लेक्चर को एंजॉय करेंगे। आज हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। एनवायरनमेंट, ये हमारी एक जर्नी की शुरुआत होगी और ये जर्नी हमारी एनवायरनमेंट से शुरू होके बहुत सारे जो इसके कॉन्सेप्ट्स हैं एनवायरनमेंट के, उससे स्पीसीज, आप फूड चेन पढ़ेंगे इसमें, आप इसमें कुछ एनवायरमेंटल लॉज पढ़ेंगे, इंटरनेशनल एफर्ट्स पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे पोल्यूशन के बारे में। इसी एनवायरनमेंट में जब ह्यूमन का इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो वो एनवायरनमेंट का कंस्ट्रक्शन और डिस्ट्रक्शन जब करने लगेगा ह्यूमन, तो उसके रेट को जब बढ़ा देगा तो आप पढ़ेंगे ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और इम्पोर्टेंट सिर्फ स्टडी के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, साथ ही आपकी लाइफ को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, आपके लाइफस्टाइल को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है, ये सब चीज़ें आपको एनवायरनमेंट में धीरे धीरे जब आप पढ़ते जाएंगे तो आपको समझने में मिलेगी। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। आई होप कि आप इस जर्नी को बहुत अच्छे से एंजॉय करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उसमें एक क्रिस्टल क्लियर अप्रोच आए आपके समझने में, और जो है आप आगे एनवायरनमेंट को किसी भी तरीके से एंगल से देखें तो आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम जानेंगे कि एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, एनवायरनमेंट को, क्योंकि जब हम एनवायरनमेंट जान लेंगे तब हम और ज़्यादा डिटेलिंग में जाएंगे कि एनवायरनमेंट और क्या है। तो देखिए, आपने कई बार ऐसा होगा कि आपने सुना होगा या आप ही कहते होंगे कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है या यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत खराब है। इस तरीके की बातें सुनी होंगी। तो आप क्यों, हमारे मुंह से ये बात निकलती है कि यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है और यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत खराब है? वो इस वजह से निकलती है क्योंकि जो भी सराउंडिंग्स में चीज़ें आपके हैं वो आपको इफ़ेक्ट कर रही है ना? जब वो आपको अफ़ेक्ट कर रही हैं, तभी तो आप कह रहे हैं कि एनवायरनमेंट यहाँ का खराब है और यहाँ का सही है। जब आप पॉज़िटिवली इफ़ेक्ट करते हैं, तो आप कहते हैं कि पॉज़िटिव एनवायरनमेंट है। जब नेगेटिवली अफ़ेक्ट करने लगें वो चीज़ें आपको, तो आप कहेंगे कि नेगेटिव एनवायरनमेंट है। ठीक है? तो आप डेफिनिशन में जाएँ तो उसमें सीधा लिखा है, इट इज़ एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफ़ेक्ट एन ऑर्गेनिज़्म व्हिच कंप्राइज़ेज़ ऑफ बोथ लिविंग, बायोटिक एंड नॉन लिविंग अबायोटिक कंपोनेंट्स। देखिए, हम और आप, हमारे चारों तरफ अगर आप जाएँगे तो हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। आप देखेंगे कि जैसे ही आप देखते हैं तो आपके सराउंडिंग्स में सनलाइट, ठीक है? आपके सराउंडिंग्स में वाटर, गैसेज़, ठीक है? और एयर आप देखते हैं, रेडिएशन देखते हैं, ठीक है? प्लांट्स देखते हैं आप अपने सराउंडिंग्स में, एनिमल्स देखते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स देखते हैं, ठीक है? ह्यूमन्स हैं। तो ये सब जो हैं, जो आपके सराउंडिंग्स में हैं, ये सब कहीं न कहीं आपको अफ़ेक्ट कर रहे हैं, और यही जो चीज़ें हैं, जो आपने अभी देखा ना, आपके सराउंडिंग में जितनी भी सारी चीज़ें आपको दिख रही हैं, चाहे कुछ भी आप सोच लीजिए, आपके सराउंडिंग में जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब एनवायरनमेंट के कॉम्पोनेंट हैं। लेकिन इन्हीं एनवायरनमेंट के कॉम्पोनेंट को एक बेस है, वो बेस क्या है? लिविंग, लिविंग का बेस, लाइफ का बेस। यानी कि जिनमें लाइफ होती है तो आप उनको लिविंग कंपोनेंट या बायोटिक कंपोनेंट कह देते हैं, और जिनमें लाइफ नहीं होती है या नॉन लिविंग नेचर के होते हैं उनको आप अबायोटिक कंपोनेंट कहते हैं। ठीक है, तो यही एनवायरनमेंट के जितनी भी चार सारी चीजें हैं आपके सराउंडिंग्स में, उनको दो कैटेगरी में बांट दिया जाता है, एक बायोटिक विच इज लिविंग और एक अबायोटिक विच इज नॉन लिविंग इन नेचर। ठीक है, जनरली क्या होता है कि ये जो अबायोटिक नेचर के जो कंपोनेंट्स होते हैं ना, वो लिविंग या फिर बायोटिक कंपोनेंट को सपोर्ट करते हैं उनके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो पूरा जो एनवायरनमेंट है वो दो कंपोनेंट से बना है, दो कैटेगरी के कंपोनेंट से, एक बायोटिक लिविंग कंपोनेंट या फिर दूसरा अबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग कंपोनेंट। ठीक है, बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं? जो लिविंग नेचर के होते हैं, जिनमें लाइफ होती है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ह्यूमन, एनिमल्स, प्लांट्स और ये सब। और अबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं? जिनमें लाइफ नहीं होती है, फिजिकल जो प्रॉपर्टी होती है उनकी। तो जैसे आपका
टेम्परेचर, सॉइल, वाटर, एटमॉस्फेयर, गैसेस, ये सब चीजें, ये आपके अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, तो आप कोई पूछेगा आपसे कि एनवायरनमेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे कि एनवायरनमेंट वो सब कुछ है जो हमारे सराउंडिंग्स में है, जो बायोटिक और अबायोटिक हैं, और जो हमको अफेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, याद रखिएगा, अफेक्ट जब करता है तभी एनवायरनमेंट होता है। ठीक है, एक और डेफिनेशन है इसी तरीके से, इन बायोलॉजिकल सेंस एनवायरनमेंट कॉन्स्टिट्यूट द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल फैक्टर अलोंग विद देयर केमिकल इंटरेक्शंस। अब इसको समझिए, ये बहुत क्या चीज है ये। देखिए, जो आपने अभी पढ़ा बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट को, बायोलॉजिकल सेंस में अबायोटिक कंपोनेंट को फिजिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल कंपोनेंट बोल दिया जाता है। ठीक है, और बायोटिक कंपोनेंट को बायोलॉजिकल फैक्टर्स बोल दिया जाता है। ठीक है, तो बात है कि इंपॉर्टेंट चीज है केमिकल इंटरेक्शन। इसमें जो एक चीज आई है, वर्ड आया है, केमिकल इंटरेक्शन क्या होता है, पहले इसको समझ लीजिए, फिर आपको ये डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। देखिए, हमारी जो एनवायरनमेंट है ना, उसमें जो बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट है ना, उन सब में केमिकल इंटरेक्शंस और उन सब में आपस में इंटरेक्शंस रेगुलरली चल रहे हैं। ठीक है, अगर ऐसा ना हो तो हमारा एनवायरनमेंट स्टैटिक हो जाएगा और लाइफ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसी वजह से बोला जाता है, क्योंकि इन बायोटिक और अबायोटिक में आपस में इंटरेक्शंस होते रहते हैं, इसी वजह से बोला जाता है एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आप इस बात से लगा सकते हैं, आपने बहुत, जहां तक मैं उम्मीद करता हूँ आपको एक प्रोसेस पता होगा जिसका नाम होगा फोटोसिंथेसिस, जो कहा जाता है कि प्लांट्स जिस प्रोसेस के थ्रू फूड बनाते हैं। ठीक है, अब उस फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, उस फोटोसिंथेसिस में कुछ नहीं होता है, सनलाइट, सनलाइट कैसा कंपोनेंट हो गया, अबायोटिक कंपोनेंट हो गया, उसका इंटरेक्शन किससे होता है, प्लांट से। ठीक है, और प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बना देता है। ठीक है, तो क्या हुआ, ये इंटरेक्शन हुआ, तभी तो लाइफ पॉसिबल हुई। अगर फोटोसिंथेसिस ना हो तो क्या इस अर्थ पे लाइफ पॉसिबल होगी, नहीं होगी। ठीक है, तो यही कहने की बात है कि एनवायरनमेंट क्या है, फिर तो समझे, समराइज कर लेते हैं इस बात को। एनवायरनमेंट, इट इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म व्हिच कंप्राइजेस ऑफ बोथ लिविंग बायोटिक एंड नॉन बायोटिक कंपोनेंट्स। ठीक है, सॉरी, तो आगे बढ़ते हैं हम। तो मैंने आपको बताया ये एनवायरनमेंट होता है, एनवायरनमेंट इज नॉट स्टैटिक। मैंने क्यों बताया, कोई पूछेगा कि एनवायरनमेंट क्यों स्टैटिक नहीं हो सकता, तो बोले एनवायरनमेंट इस वजह से स्टैटिक नहीं हो सकता क्योंकि बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट्स में आपस में इंटरेक्शंस होते रहते हैं, इसी से लाइफ पॉसिबल है। ठीक है, देखिए, अब यही जो एनवायरनमेंट आपने पढ़ा ना, इन्हीं कंपोनेंट की जो साइंटिफिक स्टडी होती है, ठीक है, इन्हीं कंपोनेंट की साइंटिफिक स्टडी को इकोलॉजी कहा जाता है। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी कुछ नहीं है, इकोलॉजी इज द ब्रांच विच स्टडीज द इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट। ठीक है, अर्नेस्ट हैकेल थे 1866 में, एक जर्मन बायोलॉजिस्ट, जिन्होंने ये इकोलॉजी की टर्म बताई थी, पहली बार कॉइन की थी। तो वो क्या कहते हैं कि जो भी एनवायरनमेंट के कंपोनेंट हैं या एनवायरनमेंट है, उसकी साइंटिफिक स्टडी, साइंटिफिक स्टडी क्या होती है, किसी भी चीज की सिक्वेंशियल नॉलेज हासिल करना। ठीक है, उसको साइंटिफिक स्टडी बोलते हैं। तो उस एनवायरनमेंट के कंपोनेंट की साइंटिफिक स्टडी करने को हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसमें और ज्यादा कुछ समझने वाली बात नहीं है। ठीक है, तो दोबारा से आप अगर इस बात को देखना चाहें तो एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट, इट इज एवरीथिंग दैट सराउंड्स और अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म व्हिच कंप्राइजेस ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग इन नेचर, नॉट स्टैटिक। इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी इज नथिंग बट द स्टडी और द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द एनवायरमेंटल कंपोनेंट्स। ठीक है, चलिए, अब आपको हम एक अच्छी जर्नी पे लेके जाते हैं, जो वो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब ये लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होते हैं, देखिए इसको समझिए, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को आप कैसे समझेंगे, सिंपल सी चीज है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी कब बनती है, पहले कोई छोटी सी पार्ट होगी उसकी, हो सकता है कि एक छोटे से एरिया में उसका ऑफिस हो। ठीक है, फिर धीरे 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 करके वो एक्सपेंशन होगी,
फिर डिस्ट्रिक्ट में हेडक्वार्टर बनेगा, फिर स्टेट में हेडक्वार्टर बनेगा, फिर नेशन पे हेडक्वार्टर बनेगा, फिर इंटरनेशनल लेवल पे हेडक्वार्टर बनेगा। इस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन खड़ी हो जाएगी। इसी तरीके के ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, वो हमारे ह्यूमन या फिर आप कहें जो ऑर्गेनिज्म है, ह्यूमन भी एक ऑर्गेनिज्म है, तो ऑर्गेनिज्म के भी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन होती है बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एक होती है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या अंतर है, इसको समझिए। देखिए, जब तक हम धरती पर आते हैं या कोई भी ऑर्गेनिज्म इस धरती पर आता है, तब तक जो ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू वो गुजरा है, जो उसका डेवलपमेंट हुआ है, वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। जैसे ही वो धरती पर आ जाए और उसका एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन शुरू हो जाता है, तो वो जो पार्ट है वो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का होता है। जैसे आप एग्जांपल से इसको आप डायग्राम में देखिए, तो इसमें आपको दिख रहा है एक सेल है, ठीक है? इस सेल से जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है? टिश्यू बनता है एक। टिश्यू बनता है और जब बहुत सारे टिश्यूज़ बनते हैं मिलते हैं तो उनसे क्या बनता है? एक ऑर्गन बनता है और बहुत सारे ऑर्गन से एक बॉडी सिस्टम में एक ऑर्गेनिज़्म बन के तैयार हो जाता है। जैसे कि एक आपको हाथी दिख रहा है, ठीक है? पहले सेल, सेल से मिलके टिश्यू बने, टिश्यू से मिलके क्या बने? ऑर्गन बने, ऑर्गन आपके फेफड़े, आपका हार्ट, ठीक है? ये सब चीज़ें और उन सब ऑर्गन से मिलके आपका एक ऑर्गेनिज़्म पूरा हो गया। अब ये ऑर्गेनिज़्म जो है वो इस नेचर में सर्वाइव करने के लिए तैयार हो गया। अब इसका क्या होगा? इसका इंटरैक्शन ऑर्गेनिज़्म का शुरू होगा एनवायरनमेंट से, ठीक है? तो जब इसका इंटरैक्शन शुरू होगा तो इस ऑर्गेनिज़्म से ये जो इंडिविजुअल है, इस इंडिविजुअल जब बहुत सारे इंडिविजुअल मिलेंगे तो क्या बनेगा? पॉपुलेशन बनेगा, ठीक है? जब बहुत सारी पॉपुलेशन आपस में इंटरैक्शन करेंगी तो कम्युनिटी बनेगी, ठीक है? और जब बहुत सारी कम्युनिटीज़ आपस में इंटरैक्शन करेंगी तो इकोसिस्टम बनेगा, ठीक है? और जब बहुत सारे इकोसिस्टम आपस में इंटरैक्शन करेंगे तो बायोस्फीयर बनता है। ठीक है? तो ये जो है वो लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन है। यहाँ से यहाँ सेल से लेके और इसके डेवलपमेंट तक ये इसका बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइज़ेशन है। क्यों बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइज़ेशन है? क्योंकि ये अब डेवलप हुआ। अब ये एनवायरनमेंट में रिएक्शन इंटरैक्शन करने के लिए तैयार हो गया तो ये इसका इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइज़ेशन कहलाता है। ठीक है? ये इसका अब इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइज़ेशन होगा, ठीक है? अब देखिए इसको और अच्छे से अगर आप समझना चाहें तो आप इमेजिन कीजिए, गूगल मैप से आप कुछ देख रहे हैं ऊपर अर्थ में, तो आपको बहुत सारे बायोस्फीयर दिख रहे होंगे दिखेंगे। फिर उसी बायोस्फीयर में आपने और ज़ूम किया तो आपको बहुत सारे इकोसिस्टम्स दिखेंगे। फिर उसी इकोसिस्टम में आपने किसी एक इस इकोसिस्टम को और ज़्यादा ज़ूम किया, तो आपको कम्युनिटी दिखनी शुरू हो गई। फिर किसी एक कम्युनिटी को पे जाके कर्सर को ले जाके आपने उसको भी एक्सपेंड किया, तो आपको क्या दिखने लगे? बहुत सारे पॉपुलेशंस दिखने लगे। फिर किसी एक पॉपुलेशन को के पास जाके कर्सर ले जाके आपने उसको और ज़ूम किया, तो आपको एक ऑर्गेनिज़्म दिख गया, मान लो आपको एलिफेंट दिख गया, ठीक है? फिर उस एलिफेंट को आपने और ज़्यादा अंदर से ज़ूम से देखा, तो आपको उसके ऑर्गन्स दिखने लगे। फिर उन ऑर्गन्स को आपने और ज़ूम किया, तो आपको टिश्यूज़ दिखने लगे। फिर उन टिश्यूज़ को और आपने ज़ूम किया, तो आपको सेल दिखने लगे। तो देखो इस तरीके का डेवलपमेंट है। एक इनका बायोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया, एक इनका इकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो गया। ठीक है? तो ये होते हैं लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन, ठीक है? लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन का मतलब सीधा-सा होता है कि वो कैसे डेवलप हुआ और कैसे एक देख रहे हैं आप, एक स्पेसी ने, एक ऑर्गेनिज़म्स ने पूरा एक बायोस्फीयर तक उसकी जर्नी, तो ये होता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइज़ेशन, ठीक है? आई होप आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने बात की थी ना लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की, तो अब हमारे जो एनवायरनमेंट है ना, एक मैंने आपको बताया था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का एक पार्ट क्या है आपका? बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक बायोलॉजिकल पार्ट है, ठीक है? यहाँ से एनवायरनमेंट का पार्ट शुरू होता है जब कोई भी ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करना शुरू कर देता है, तो एनवायरनमेंट एक ऑर्गेनिज्म से इंडिविजुअल से बना पॉपुलेशन, पॉपुलेशन से कम्युनिटी, कम्युनिटी से इकोसिस्टम और इकोसिस्टम से बायोस्फीयर। तो ये जो पूरा इनका डेवलपमेंट है, इसको बोला जाता है इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो हम अब जो पढ़ेंगे सिलेबस में वो इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे, ठीक है? तो उसमें पहला है इंडिविजुअल। देखिए, इंडिविजुअल क्या होता है? तो इंडिविजुअल कुछ नहीं होता है। नाम इसकी डेफिनेशन है बहुत सिंपल सी है, अ लिविंग बीइंग दैट हैज़ द एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। कोई भी लिविंग बीइंग है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, उसकी अगर उसमें वो एबिलिटी है कि वो इंडिपेंडेंटली एक्ट कर सके और फंक्शन कर सके, उसको इंडिविजुअल बोलते हैं। जैसे आप, हम,
टाइगर, ये सब अपने अपने आप में एक इंडिविजुअल है। क्यों? अपने आप में ये एक्ट कर सकते हैं, फंक्शन कर सकते हैं एनवायरनमेंट में रह के, ठीक है, इंडिपेंडेंटली, ठीक है, आप इंडिपेंडेंटली खा सकते हैं, रह सकते हैं, ये सब काम कर सकते हैं, तो वो एक इंडिविजुअल होता है, ठीक है। इसमें कोई डाउट? सही है। अब देखिए, जब ये इंडिविजुअल है, और अगला अगला आपका है पॉपुलेशन, ठीक है। अब देखिए, आपने देखा होगा कि सेंसस होता है, जनगणना जिनको बोलते हैं, तो सेंसस किया जाता है, किसका किया जाता है? पॉपुलेशन का किया जाता है, कि भाई बताइए कितने लोग कहाँ पर कैसे हैं, तो ये हम ह्यूमन का पॉपुलेशन सेंसस होता है। ऐसे ही आप देखेंगे कि टाइगर का सेंसस होता है, ठीक है, एलिफेंट का सेंसस होता है, उनका भी सेंसस होता है, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक पॉपुलेशन है पूरी, ठीक है। किनसे बन के मिलके बनी? एक इंडिविजुअल बहुत सारे इंडिविजुअल से, मतलब जब बहुत सारे इंडिविजुअल इकट्ठे हो गए सेम स्पीसी के, मतलब एक ही प्रजाति के, जैसे ह्यूमन है, एक एक इंडिविजुअल हम हैं, अब हमसे बहुत सारे इंडिविजुअल एक साथ आ जाए तो ह्यूमन की एक पॉपुलेशन हो गई पूरी। ऐसे ही एक टाइगर है, एक इंडिविजुअल, उसके बहुत सारे टाइगर्स इंडिविजुअल को इकट्ठा कर लो एक जगह, तो वो एक पॉपुलेशन बन जाएगी। इसी वजह से यहाँ आप देखेंगे तो पॉपुलेशन में क्या लिखा है? इट इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यूजुअली ऑफ सेम स्पीसीज ऑक्यूपाइंग अ डिफाइंड एरिया ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम, ठीक है। जैसे ह्यूमंस हैं, जैसे टाइगर हैं, ये सब इनके अपने अपने एक डिफाइंड एरिया हैं, अपने अपने स्पेसिफिक टाइम में ये किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं, ठीक है, उसको पॉपुलेशन बोला जाता है। तो सीधी सी बात है, इंडिविजुअल के कलेक्शन से जो बना वो पॉपुलेशन होती है, ठीक है। अब देखिए, पॉपुलेशन आपने देखा होगा जब सेंसस होता है ना, तो बहुत सारी बातें निकल के आती हैं कि पॉपुलेशन बढ़ गई, पॉपुलेशन घट गई, है ना? आता है कि हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, इतनी बढ़ चुकी है। तो क्या होता है? पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब क्या होता है? देखिए, पॉपुलेशन बढ़ने का मतलब कुछ नहीं होता है। 2 चीज़ें होती हैं किसी भी पॉपुलेशन में, एक होगा बर्थ, एक होगा डेथ। यानी कि कितने लोग जन्म ले रहे हैं और कितने मर रहे हैं, ठीक है? जिनकी मृत्यु हो रही है, ठीक है? इन दोनों का इन दोनों का डिफरेंस ही जो होगा वो पॉपुलेशन की ग्रोथ को दिखाएगा कि वो बढ़ रही है या घट रही है। जैसे अगर 100 लोग जन्म ले रहे हैं, ठीक है, और मृत्यु हो रही है 10 लोगों की, तो 90 लोग हैं, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? पॉपुलेशन ग्रोथ कर रही है, ठीक है। और मान लीजिए सिर्फ 20 लोग जन्म ले रहे हैं और 40 लोग मर जा रहे हैं, तो पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है? बर्थ पे और डेथ पे, इन दोनों चीजों पे डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन ग्रोथ करती है या पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है, ठीक है। अगर जन्म ज्यादा ले रहे हैं, मृत्यु कम हो रही है, तो ग्रोथ रेट पॉजिटिव। अगर जन्म कम ले रहे हैं, मृत्यु ज्यादा हो रही है, तो ग्रोथ रेट नेगेटिव, ठीक है। सिंपल सा है। आगे हम देखते हैं, इसमें लिखा है द मेन लिमिटिंग फैक्टर्स फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आर बायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। देखिए, इस बात को समझिए, हमने आपको बताया कि कोई भी पॉपुलेशन है, ठीक है। अब इस पॉपुलेशन का सर्वाइवल तो नेचर पे ही है, उसी पे तो वो सर्वाइव कर रही है, ठीक है, एनवायरनमेंट पे। अब एनवायरनमेंट में जो ये फैक्टर्स हैं, बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट, ये एक तरीके के लिमिटिंग फैक्टर्स हैं। लिमिटिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? लिमिटिंग फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी के सर्वाइवल के लिए इसेंशियल होते हैं, उन पे डिपेंडेंट रहेंगे। जैसे हम लोग हैं, सनलाइट के ऊपर डिपेंडेंट है, पेड़ खाने के लिए पेड़ पौधों पे डिपेंडेंट है, ठीक है, पानी के लिए पानी पर डिपेंडेंट है, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए हवा पे डिपेंडेंट है। तो ये सब हमारे लिमिटिंग फैक्टर हैं, यानी कि एसेंशियल फैक्टर्स हैं। अगर इनमें जरा भी कमी आनी शुरू हो जाएगी तो हमारा सर्वाइवल खतरे में पड़ जाएगा। तो इस वजह से, तो द मेन लिमिटिंग फैक्टर फॉर द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन आर बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट्स। बात समझ में आई? ठीक है। अब एक होती है पॉपुलेशन डेंसिटी। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है? देखिए, इसको ऐसे समझिए, आपने क्या किया, कोई भी एक 1 किलोमीटर का एरिया ले लिया, पर यूनिट एरिया आपने ले लिया, ठीक है, एक एरिया ले लिया, उसमें कई सारे लोगों को वहां पर इकट्ठा कर दिया कि भाई कितने आ सकते हैं मैक्सिमम,
उसमें, ठीक है? उस एरिया में जितने मैक्सिमम लोग आ सकते हैं वो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, ठीक है? सीधे शब्दों में अगर कहें तो पर यूनिट एरिया में, ठीक है? पर यूनिट, एक यूनिट एरिया में जितने इंडिविजुअल्स रह रहे होते हैं, ठीक है? वो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, या जितनी पॉपुलेशन रह रही होती है उसको उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं, ठीक है? ये होता है पॉपुलेशन डेंसिटी। तो अब देखिए दोबारा से इसको रिवाइज करते हैं शुरू से। पहले हमने जाना एनवायरनमेंट क्या होता है, मैंने बताया जो भी हमारे चारों तरफ है, जो भी हमारे चारों तरफ है, जितने भी चीजें हैं उनको दो कैटेगरी में बांटा, एक बायोटिक, एक अबायोटिक। बायोटिक कंपोनेंट कौन से, जिनमें लाइफ होती है, लिविंग नेचर के होते हैं, और अबायोटिक कंपोनेंट कौन से, जिनमें लाइफ नहीं होती है, नॉन लिविंग नेचर के होते हैं, ठीक है? ये क्या करते हैं, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे ह्यूमन हो, टाइगर हो, एनिमल हो, प्लांट हो, किसी उसको अफेक्ट करते हैं, उसके सर्वाइवल को या उसके एग्जिस्टेंस को, ठीक है? जब उसको इफेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये एनवायरनमेंट होता है। देखो इस चीज को और अच्छे से आप समझ सकते हो कि कैसे। देखो आपने अपनी रियल लाइफ में एग्जांपल्स देखे होंगे, जब आप कभी टूरिस्ट एरिया में ऊपर हिल स्टेशंस में कहीं घूमने गए होंगे, ठीक है, मनाली वगैरह या कहीं भी, तो आपने देखा होगा वहाँ बर्फ पड़ती है, ठीक है? तो वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा है, जहाँ पर बर्फ पड़ती है यानी कि हार्श क्लाइमेट है, ठीक है? अब वहाँ पर लोग कैसे रहते हैं, आपने देखा होगा लंबे लंबे उनके सूट होते हैं, और जो बूट होते हैं उनके, जूते, शूज, वो लेदर के और बड़े ऊपर तक बंद होने वाले शूज होते हैं। क्यों होते हैं, क्योंकि पैर पैर जो उनका पैर है वो जो बर्फ में जाएगा, तो अगर वो नॉर्मल शूज पहनेंगे जैसे हम लोग पहनते हैं, तो फिर वो वहां पर सरवाइव नहीं कर पाएंगे, वो उनको हीट से आइसोलेट नहीं कर पाएंगे। तो उनका लाइफस्टाइल कैसा होगा, खुद ही उनका कपड़े में दिख रहा है आपको, उनका खाने पीने में आपको वहाँ के एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट दिखेगा, ठीक है? वो कहवा वगैरह पीते हैं खूब, क्योंकि ठंड ज्यादा होती है। ऐसे ही आप देखिए गल्फ कंट्रीज में वो लोग जो कपड़े पहनते हैं वो पूरे अंगर के टाइप कपड़े पहनते हैं, क्यों? क्योंकि रेत उड़ रहा होता है चारों तरफ, ठीक है? तो वो रेत उनको परेशान करेगा, इस वजह से वो पूरा ढका हुआ सा पहनते हैं। तो आप देख रहे हैं आपका एनवायरनमेंट ही आपके जो है लाइफस्टाइल है उसको अफेक्ट कर रहा है, ठीक है? तो ये बहुत सारी चीजें हैं समझने की कि एनवायरनमेंट किस तरीके से अफेक्ट करता है, ठीक है? बहुत सारी चीज़ों को, आपके खाने-पीने को, आपके रहने-सहने को। आपने देखा होगा कुछ लोग बर्फ़ के घर बना के, इग्लू देखा हो, सुना होगा, इग्लू बर्फ़ का घर बना के वो लोग रहते हैं। तो देखिए वहाँ का एनवायरनमेंट है तो और फैसिलिटीज़ है ही नहीं, तो वो बर्फ़ का ही घर बना ले रहे हैं, ठीक है? और आप वेजिटेशन देखते हैं, यहाँ आपको इंडिया में बहुत सारे फॉरेस्ट वगैरह और सब कुछ देखने को मिलता है। आप टुंड्रा और ऊपर जाइए रशिया जो पोलर एरियाज़ हैं, आपको वहाँ पे मॉसेस, लाइकेन्स मिलेंगे। वहाँ पर आपको पेड़ वगैरह नहीं देखने को मिलेंगे, ठीक है? तो एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट जो है वो हमारे सब जगह होता है। हमारी फूड हैबिट पे, हमारे खाने-पीने पे, हमारे रहने-सहने पे, हमारे कपड़े पहनने पे, सारी चीज़ों पर आपके एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट अगर आप बारीकी से ऑब्ज़र्व करेंगे तो सब जगह आपको देखने को मिलता है। ठीक है? तो ये आपका एनवायरनमेंट। इकोलॉजी क्या होती है? एनवायरनमेंट की साइंटिफिक स्टडी इकोलॉजी होती है। ठीक है? फिर मैंने आपको लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कराया। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? किसी भी उसका डेवलपमेंट कहाँ से शुरू हुआ? एक उसका बायोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, एक उसका इकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है। बायोलॉजिकल डेवलपमेंट का मतलब है सेल से लेके जब तक वो बना ऑर्गेनिज्म, और इकोलॉजिकल डेवलपमेंट का जब उसने एनवायरनमेंट से इंटरेक्शन करना शुरू किया तो किस तरीके से प्रोग्रेस हुई। तो ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम और बायोस्फीयर। ठीक है? तो ये आपके लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसमें हमने बताया आपको कि इंडिविजुअल्स क्या होते हैं। इंडिविजुअल वही जो जिनमें एक एबिलिटी हो इंडिपेंडेंटली फंक्शन करने की, वो इंडिविजुअल होते हैं। जब बहुत सारे इंडिविजुअल इकट्ठे हो जाते हैं एक ही स्पीसी के, सेम स्पीसीज के, तो वो पॉपुलेशन बनाते हैं। फिर चाहे टाइगर की पॉपुलेशन हो, एलिफेंट की पॉपुलेशन हो, ह्यूमन की पॉपुलेशन हो, सेम स्पीसी के इंडिविजुअल्स बहुत सारे जब हो जाएंगे तो उनको पॉपुलेशन बोलेंगे। उसी पॉपुलेशन में बर्थ होता है, उसी पॉपुलेशन में जो डेथ होता है, इसी के बेस पर क्या होती है, पॉपुलेशन या तो ग्रो करती है या पॉपुलेशन डिक्लाइन करती है। ठीक है? किसी भी पॉपुलेशन के कुछ लिमिटिंग फैक्टर होते हैं, लिमिटिंग फैक्टर जो इसेंशियल होते हैं, अगर वो ना हो तो उनका सर्वाइवल जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो वो कौन से फैक्टर है लिमिटिंग फैक्टर, वो होते हैं बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ किसके, एनवायरनमेंट के। एनवायरनमेंट के बायोटिक और अबायोटिक कंपोनेंट जो होते हैं वो लिमिटिंग फैक्टर्स होते हैं पॉपुलेशन के। पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पर यूनिट एरिया में जितनी भी पॉपुलेशन होगी वो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। ठीक है? अब बात करते हैं कम्युनिटी की। कम्युनिटी क्या होती है? देखिए
कम्युनिटी को समझिए आप। अभी हमने आपको इंडिविजुअल बता दिए, जब बहुत सारे इंडिविजुअल इकट्ठे हो गए तो पॉपुलेशन बन गई। अब देखिए कम्युनिटी कैसे बनती है। देखिए एक तरफ ह्यूमन हो गए, ठीक है, एक तरफ ह्यूमंस हो गए, फिर आपके मान लीजिए टाइगर की पॉपुलेशन, ठीक है, जैसे हमारे सराउंडिंग में देख लीजिए ह्यूमंस भी हैं, प्लांट्स भी हैं हमारे, ठीक है, और एनिमल्स भी हैं, उनकी भी पॉपुलेशन है, डॉग है, कैट है, ठीक है, लॉइन है, चारों तरफ हमारे टाइगर्स हैं, डियर हैं, पीकॉक हैं, सब अपने अपने हैं, ठीक है। तो ये सब आपस में जो बायोटिक कम्युनिटी है, ठीक है, ये सब बायोटिक कम्युनिटी होगी। क्यों होगी बायोटिक कम्युनिटी? क्योंकि इसमें लाइफ है, ठीक है। तो इन सारी पॉपुलेशंस की, ये जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, इनकी सबकी इंटरडिपेंडेंस है। अब आप कहेंगे कि कैसे? देखिए, ह्यूमन की भी इंटरडिपेंडेंस है प्लांट्स पे, एनिमल्स की भी इंटरडिपेंडेंस है प्लांट्स पे, ह्यूमन की डिपेंडेंस एनिमल्स पे भी है, ठीक है। तो सबकी आपस में इंटरडिपेंडेंस है और हम सब आपस में इंटरेक्शन कर रहे हैं। कैसे कर रहे हैं? देखो, प्लांट ने फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन बनाया, उस ऑक्सीजन को हमने कंज्यूम कर लिया, हमने CO2 छोड़ा, प्लांट ने उस CO2 को कंज्यूम कर लिया और फिर फूड बना दिया। तो इंटरडिपेंडेंस हो गई, इंटरेक्शन हो गया हमारा आपस में। तो यही है कम्युनिटी। क्या है? पढ़ो, बायोटिक कम्युनिटी इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरेक्शन अमंग पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ हैबिtat, ठीक है। This is assemblage of population of plants, animals, bacteria, fungi that they live in an area and interact with each other. ठीक है। हम सब देखिए, एक आदमी है, आदमी का खेत भी है उसके चारों तरफ, उसके चारों तरफ नेचर भी है, ठीक है, चारों तरफ कुछ एनिमल्स भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, केचुआ वगैरह, ये सब हेल्प कर रहे हैं सॉइल को फर्टाइल करने में। केचुआ जो है हेल्प करता है सॉइल को फर्टाइल करने में, ठीक है। तो सबकी आपस में, उसको अपना फूड मिल गया। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको बताया कि हमारा और प्लांट्स का आपस में इंटरडिपेंडेंस कैसे है, ठीक है। हमने जो CO2 छोड़ी वो उन्होंने कंज्यूम कर ली, ऑक्सीजन उन्होंने हमको दे दी, हमने ऑक्सीजन कंज्यूम कर ली, उन्होंने अपना फूड बना लिया, हमने अपनी रेस्पिरेशन कर लिया, ठीक है। तो ये इंटरडिपेंडेंस हो गई। तो बायोटिक, तो कम्युनिटी क्या होती है? कम्युनिटी एक रिजल्ट, इज अ रिजल्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरेक्शन अमंग पॉपुलेशन, ठीक है, ऑफ डिफरेंट स्पीसीज इन अ हैबिtat। सिंपल, ठीक है। Communities in most instances are named after the dominant plant form. इसका मतलब क्या है? देखिए जनरली क्या होता है ना कि जो कम्युनिटी है वहां पर जो डोमिनेट कर जाती है उसी के नाम पर उसका पूरा नाम पड़ जाता है। जैसे आपने सुना होगा ग्रासलैंड, ठीक है, आपने सुना होगा फॉरेस्ट। तो एक बात बताइए, फॉरेस्ट में क्या सिर्फ ट्रीज ही होंगे या ग्रासलैंड में सिर्फ क्या ग्रास होंगी? नहीं, ग्रास के अलावा और भी चीजें होती हैं, लेकिन क्या है, डोमिनेंट क्या रहते हैं? ग्रास रहते हैं। तो इस वजह से आप क्या कह देते हो उस कम्युनिटी को? ग्रासलैंड कम्युनिटीज, ठीक है। तो ये होता है कि जो स्पेसी, ठीक है, उस कम्युनिटी में जो स्पेसी डोमिनेट करती है उसी के बेस पर उसका नाम पड़ जाता है, ठीक है। सिंपल है ये। होती सारी चीजें हैं। जैसे ग्रासलैंड की बात हुई तो ग्रासलैंड कम्युनिटी इज डोमिनेटेड बाय ग्रासेस, दो इट में कंटेन हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, ठीक है, इंसेक्ट्स, एनिमल सब कुछ होंगे, लेकिन फिर भी हम उसको ग्रासलैंड बोलेंगे, ठीक है। अब देखिए, साइज और इंडिपेंडेंस, इन दो के बेस पर कम्युनिटी दो तरीके की होती है, एक मेजर और एक माइनर। अब साइज के बेस पे आप समझ रहे हैं, कम्युनिटी में इतने सारे हमने देखा, हम भी हैं, प्लांट्स भी हैं, एनिमल्स भी हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी, ठीक है। तो इन सब में साइज का डिफरेंस है और इन सब में इंडिपेंडेंसी का डिफरेंस है। हो सकता है कोई ज्यादा इंडिपेंडेंट हो, जो उसको ज्यादा फर्क ना पड़े दूसरे से, और हो सकता है वो डिपेंडेंट हो, ठीक है। जैसे हर्बीवोर्स, मतलब जो घास वगैरह खाते हैं या जो प्लांट्स खाते हैं, तो वो डिपेंडेंट हो गए पूरी तरीके से प्लांट्स पे, ठीक है, हो गए। तो इसी तरीके से इनकी डिपेंडेंसी, इंडिपेंडेंसी सॉरी, और उनकी साइज, इन दो के बेसिस पर जो कम्युनिटीज होती हैं वो दो तरीके की होती हैं। एक होती है मेजर कम्युनिटी, एक होती है माइनर कम्युनिटी,
ठीक है। अब मेजर, नाम से ही लग रहा है मेजर कम्युनिटी आप किसको बोलेंगे, जिनका साइज जो है लार्ज होगा और जो रिलेटिवली इंडिपेंडेंट होगी, उनको आप मेजर कम्युनिटीज बोलते हैं। जैसे ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। अब ये क्या होता है, देखिए, ट्रॉपिकल मीन्स उष्ण कटिबंध, और एवरग्रीन मीन्स सदाबहार, और फॉरेस्ट मीन्स जंगल। इन तीन वर्ड का मतलब ये है कि हमारा जो अर्थ है ना, वो कई सारे रीजन में बटा हुआ है। उसको हम ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल ऐसे करके बांटते हैं, ठीक है। टेम्परेट रीजन, वो कैसे बांटते हैं हम, वो हम ज्योग्राफी में आगे समझेंगे, ठीक है। एक ग्लोब होता है, उसमें 23.5 डिग्री, आपने देखा होगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होता है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है वो ट्रॉपिकल रीजन होता है। अब ये जो फॉरेस्ट होता है ना, इसमें कई तरीके के फॉरेस्ट होते हैं, टाइप होते हैं। उसमें से एक टाइप होता है एवरग्रीन। एवरग्रीन का मतलब क्या होता है कि इन फॉरेस्ट को जब भी आप ऊपर से देखेंगे, तो जैसे आपने अपने यहाँ देखा होगा ना, एक टाइम ऐसा आता है पत्तियां झड़ जाती हैं पेड़ों की, है ना। लेकिन इन फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता, एक साथ पत्तियां कभी नहीं झड़ती हैं। तो जब भी आप इनको ऊपर से देखोगे तो हमेशा हरे भरे दिखाई देंगे, इस वजह से इनका नाम है एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तब आप देखिए, साइज लार्ज और रिलेटिवली इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो इसको क्या बोला उन्होंने, मेजर कम्युनिटी, ठीक है। दे डिपेंडेंट ऑन द ओनली ऑन द सन्स एनर्जी फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। आप बात समझ में आई ना आपके, मेजर कम्युनिटी हम क्यों बोल रहे हैं इसको, ठीक है। अब बात करते हैं माइनर कम्युनिटी की, ठीक है। तो इनको देखिए, दीज आर डिपेंडेंट ऑन नेबरिंग कम्युनिटीज एंड आर ऑफन कॉल्ड सोसाइटीज, ठीक है। दे आर सेकेंडरी एग्रीगेशंस विद इन अ मेजर कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल अ मैट ऑफ लाइकेन ऑन अ काउ डंग पैड। देखिए, इस बात को समझिए, माइनर कम्युनिटीज क्या होती हैं। देखिए, आपने कभी देखा होगा कि जो काउ डंग होता है ना, गाय या भैंस वगैरह कोई भी जब जा रहे होते हैं तो उनका जो डंग होता है, वहां पर ना टाइम के हिसाब से देखना आप कभी कि और कम्युनिटी आ जाती है उस पर, या फिर लाइकेन्स वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। उस पर बिछ जाती है लाइकेन वगैरह उसके चारों तरफ। तो क्या कर रहे हैं, ये कम्युनिटीज कैसी कम्युनिटीज हैं, जो डिपेंडेंट है। वो तो इंडिपेंडेंट थी मेजर कम्युनिटीज, ठीक है। वो सिर्फ सनलाइट पे डिपेंडेंट है, जैसे पेड़ वगैरह। ये ऐसी कम्युनिटी हैं जो अपने सर्वाइवल के लिए किस पे डिपेंडेंट है, सनलाइट वगैरह पे, ठीक है। माइनर कम्युनिटीज क्या होंगी, जो अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट होगी मेजर कम्युनिटीज पे, ठीक है। बात आई समझ में, जो डिपेंडेंट होंगी अपने सर्वाइवल के लिए मेजर कम्युनिटीज पे, तो वो कम्युनिटीज कैसी होंगी, माइनर कम्युनिटीज होंगी। जैसे मैंने आपको बताया लाइकेन, आप लाइकेन का इमेज देखेंगे तो काउ डंग के चारों तरफ लाइकेन एक छतरी जैसे उगाते हैं उनके चारों तरफ, तो वो अपने सर्वाइवल के लिए कहाँ डिपेंडेंट है, इन पर डिपेंडेंट, ठीक है। जैसे कोरल हो गया, ये सब माइनर कम्युनिटीज के पार्ट हो गए, ठीक। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया कि क्या होते हैं। पहले इंडिविजुअल बनते हैं, इंडिविजुअल से पॉपुलेशन बनी, पॉपुलेशन का आपस में इंटरेक्शन और इंटरडिपेंडेंस से कम्युनिटी बनी। कम्युनिटी के दो टाइप, साइज और उनके डिपेंडेंसी के हिसाब से। जो लार्ज साइज के होते हैं और इंडिपेंडेंट होते हैं वो मेजर कम्युनिटीज। माइनर कम्युनिटीज कौन से होते हैं, जो अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंडेंट रहते हैं मेजर कम्युनिटीज, ठीक है। तो आज का यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। आगे हम आपका और आगे का शुरू करेंगे सिलेबस। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे हैं। आगे बहुत अच्छे से चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, बहुत इंपॉर्टेंट सी और बड़ी अच्छी सी चीज़ें आएंगी। उसको प्लीज़ आप जो है देखिएगा। सो थैंक यू।